बच्चों, कल हमने स्वर एवं व्यंजन की परिभाषा पढ़ी थी कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और आज हम स्वर एवं व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या लघु। तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ। अ, ई, उ, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। फिर दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर को छोड़कर, जैसे कि ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ आ गए, तो बाकी के बचे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है प्लुत स्वर। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को बुलाने अथवा नाटक के संवादों में किया जाता है। जैसे कि प्लुत स्वर कौन से हैं? जैसे कि ओम। तो इसके उच्चारण में सर्वाधिक समय लग रहा है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। तो सबसे पहले व्यंजन को घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर बांटा गया है। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार हैं। तो घोषत्व, तो इसमें घोष क्या है? घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनियाँ कंपन। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार हुए। तो पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। पहला अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे अघोष कहते हैं। और अघोष के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो हर वर्ग का पहला और दूसरा। तो हर वर्ग मतलब जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, तो जो ये का वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और चा, छा, जा, झा, या ये चा वर्ग के अंतर्गत, यानी कि हर वर्ग का पहला अक्षर जो है वो वर्ग बनाता है। इसलिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे उसको वर्गों में बांटा गया है। तो अघोष है हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि का, खा, चा वर्ग का चा, छा, टा वर्ग का टा, ठा, ता वर्ग का ता, था, पा वर्ग का पा, फा, ये अघोष हैं। और सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे सघोष कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन सघोष कहलाते हैं। तो हर वर्ग का, यानी कि का वर्ग का, जैसे तो का वर्ग का तीसरे नंबर पे कौन आएगा? गा, घा चौथे नंबर पे और अंगा जो है 5वें नंबर पे। तो इस तरह गा, घा, अंगा सघोष हैं। उसी प्रकार च वर्ग में जा, झा, या सघोष हैं। उसी प्रकार टा वर्ग में डा, ढा, अड़ा सघोष। यानी कि ऐसे हर वर्ग में अघोष में पहला और दूसरा आएगा, और सघोष के अंतर्गत हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां आएगा। ये तो रहा घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, अघोष एवं सघोष। अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन के 2 प्रकार हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। तो वही बात जैसे कि अघोष सघोष में हमने पढ़ा वर्ग, उसी तरह अल्प प्राण में भी। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। तो हर वर्ग का तो का जो है पहला है। फिर का वर्ग में तीसरा अक्षर कौन सा होता है? गा, और 5वां अक्षर कौन सा होता है? अंगा। तो इसलिए का, गा, अंगा जो है अल्प प्राण है। उसी प्रकार च वर्ग में चा, जा, या अल्प प्राण है। उसी प्रकार टा वर्ग में टा, डा
और अड़ा अल्प प्राण है। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के अंतर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा यानी का वर्ग में खा और घा, ये महाप्राण है। च वर्ग में छ और झ महाप्राण है। उसी प्रकार टा वर्ग में ठा ढा महाप्राण है। यानी कि है अल्प प्राण जो हैं पहला, तीसरा और पांचवा कहलाते हैं। महाप्राण जो है दूसरा और हर वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों अब मैंने अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया था। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं वो? या, रा, ला और वा। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा, ये 4 क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। फिर हमने पढ़ा था ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वाय मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले उसे, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा, खा, शाहा, ये भी कितने होते हैं? 4। और फिर 2 हमारे होते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे कि हम जो डा डमरू और ढा ढक्कन बनाते हैं तो उसके नीचे जब हम बिंदी रख देते हैं तो अड़ा और अढ़ा, तो इसलिए इनका नाम उत्क्षिप्त भी है और इसको द्विगुण भी कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। ये डा ढा और उनके नीचे जब बिंदी हो जाती है तो ये अड़ा और अढ़ा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अड़ा और अढ़ा। फिर है हमने पढ़ा था, जब मैंने आप लोगों को स्वर पढ़ाया था तो उसमें मैंने मूल स्वर कितने बताए थे? 11 के, आ से लेके औ तक। अंग और आहा को बताया था कि अंग जो है अनुस्वार है, आहा जो है क्या है? विसर्ग है। तो ये अंग और आहा जो है अनुस्वार और विसर्ग, ये इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग ना तो पूर्णतः स्वर हैं और ना पूर्णतः व्यंजन। ये लेखन की दृष्टि से स्वर तथा उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूँकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं इसलिए अयोगवाह कहलाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आगे की क्लास कल फिर पढ़ेंगे।